पेपर के बाद कैसा महसूस हो रहा है? डेट तो बैठी नहीं सेट यार, 1 तारीख वाली तो 5-6 तारीख को आ गया टेस्ट। 1 तारीख का प्लान था ना, 1 तारीख को करवाने का, बैठा ही नहीं होता। लाओ, पेपर कैसा रहा? ठीक था? हार्ड था? फिजिकल में और क्या आसान बनाए? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही तो बनेंगे फिजिकल में है। दिखाना 1 मिनट पेपर। आ गई आंसर की? मिला लिया आंसर सबने? रिजल्ट ही आ गया? कितने बच्चे आए थे कल एसटीएम में? एसटीएम नामक चीज हुई थी कल कुछ? डाउट काउंटर पे हमें आना नहीं है, एसटीएम पे हमें आना नहीं है। एक्नॉलेज हम कुछ करेंगे नहीं कि प्रॉब्लम कुछ है, रिजल्ट लेकिन अच्छा ही आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बताओ फिर कहाँ से चालू है? 64 से? 64 से 70 में कहीं कोई डाउट वाउट? 71 से 75? 77 एक थ्योरी क्वेश्चन था, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ई उस जगह लिखा है जहां एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आपने कोलिजन थ्योरी में 2 कंडीशंस पढ़े थे, एक एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। अब एनर्जी की डेफिनेशन 2 तरीके से दे रखी है यहाँ। पहले में लिखा है द एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, और ये ऑल वर्ड की वजह से ही गलत हो रहा है। जो आप एनर्जी सबको भी दे देंगे सफिशिएंट तो भी ओरिएंटेशन सबका प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड में बोल रहे हैं द एनर्जी बिलो विच द मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट, तो ये तो सही हो ही गया, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं मिली है तो आपने पहली कंडीशन ही फेल कर दी। तो ये वाला आंसर बनता है। आप पेपर में तो ऐसा कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख ही नहीं रहा मुझे तो। कैलकुलेशन वाले हैं नो डाउट थोड़े बहुत क्वेश्चन, वो तो फिजिकल में आएंगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 एक हेनरीज लॉ का क्वेश्चन था। गैस एक्स डिजॉल्व्ड इन वाटर एट 2 बार प्रेशर, मोल फ्रैक्शन दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन। हेनरी लॉ का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा है, ये पहले 2 बार था, बाद में बोल दिया डबल कर दिया जाएगा, तो एक गैस के लिए इतना पोर्शन तो कांस्टेंट ही है। तो अगर P डबल होगा तो एक्स ऑफ गैस भी डबल हो जाएगा। पहले 0.02 था तो अब हो जाएगा डबल होके 0.04। पहले ऑप्शन में यही लिखा है, पर 1 माइनस तो कौन ही करेगा, है ना। ये गैस का आया है, 1 माइनस इसे रख दें, ये वाटर का है। 93 R2 इज इक्वल टू R1 म्यू की पावर डेल्टा टी बाय 10। म्यू दिया है 2, 25 से 70 डिफरेंस आएगा 45। ठीक है, शुरू वाला रेट आर नॉट से इंडिकेटेड है, तो 2 की पावर 4.5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 और √2। 45/10 4.55 हुई ना, 4 अलग कर दो तो ये तो हुआ 16√2। आर नॉट 16√2 नहीं है सर ऑप्शन में, लगाइए गणित कुछ, ऊपर नीचे करिए √2, आ गया अब आंसर। 95 सक्सेसिव हाफ लाइफ्स।
इनिशियली कुछ वैल्यू है जो हर 2 आवर में आधी होनी है, रेडियो एक्टिव सोर्स फर्स्ट ऑर्डर 2 आवर हाफ लाइफ, 64 टाइम्स सेफ लिमिट से ऊपर चल रहे हो आप, 64 टाइम्स मोर देन सेफ लिमिट पे चल रहा है रेडिएशन, हर 2 घंटे में आधा होते जाना है, 64 से 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये आ गए सेफ लिमिट पे। या फॉर्मूला लगा दीजिए, AT इज इक्वल टू A0/2 की पावर n, 6 हाफ लाइफ आएंगी, 12 घंटे बाद सेफ लिमिट आ जाएगी। ये क्वेश्चंस फर्दर रिवीजन के नाम पे मार्क कर लो। $97, $98, $99 जो क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक हैं, 92, बाकी तो सब नॉर्मल है। क्या है स्कोर फिर हाईएस्ट? 700 की बात हुई थी ना हमने तो बोला था तुमने ला रहे हैं इस बार 700, नहीं इधर नहीं आए। क्या है हाईएस्ट? 680, 90, तुम्हारे कितना है? 618, 80, 670 और है कोई 670, 80 से ऊपर वाला है? 80s, 70, 670, 80 में रुक रहे हैं अपन, क्यों क्यों नहीं आ रहे नंबर है? और एसटीएम में तो सोना ज्यादा जरूरी है, क्यों ही आएंगे? छोड़ो, सुबह सुबह तो क्यों डांटा डपटी करिए। कुछ मिस हुआ है क्या तुम्हारा? कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग तो चालू हुआ था, वो कहाँ गए तुम्हारे फैक्टर? फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा हेडिंग चालू हुआ था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये दो हम लिख चुके हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वर्ड में जो फैक्टर है, अल्फा के फैक्टर बता रहे हैं, अल्फा कब कम ज्यादा आएगा। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आपके कुछ करने का नहीं है, जो जैसा है सो है। स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग की तरह अल्फा टेंड्स टू 1, वीक वाला वीक की तरह अल्फा लेस देन 1 ही शो करेगा। तो खुद इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी है विल टेल कि उसका अल्फा कम ज्यादा कैसा आना है। स्ट्रॉन्ग का अल्फा ऑब्वियसली हमेशा वीक से ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर लिखाया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कहने को ये फैक्टर है, थ्योरी में लिखा आएगा तो आप इसे टिक करेंगे, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में आप इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्लीट आयनिक इक्विलिब्रियम आर्हेनियस थ्योरी पे बेस्ड है, जो सॉल्वेंट पानी ही चुना गया है। तो ऑल द चैप्टर इज इन एक्वस मीडियम, तो आप नॉन एक्वस में कुछ और बिहेवियर अलग से चेक करते नहीं है। बट सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है अल्फा को गवर्न करने वाली, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम ही आयनिक फोर्सेस को कमजोर करके आयनाइजेशन में हेल्प करना है। तो आपके पॉइंट दिमाग में ये रखना है कि अगर कई सॉल्वेंट दिए हैं तो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट होने में हेल्प करेगा। दैट इज व्हाई वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। यहां के आगे दो जो फैक्टर्स बचते हैं मेनली, टेम्परेचर और डाइल्यूशन, वो दोनों एक ही फॉर्मूले से एक्सप्लेन हो जाते हैं। ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का फॉर्मूला ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से कुछ ऐसा दिखाया गया था, और हम ये जानते हैं कि
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई से भी हो वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये के टेम्परेचर के साथ वेरी कराया जा सकता है। नाउ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन ऑफ वीक हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर मैंने आपसे पूछा टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वांट ऑफ इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एंडोथर्मिक, उसको बढ़ना चाहिए, तो के डिसोसिएशन विल इंक्रीज और देयरफॉर अल्फा भी इंक्रीज करेगा। तो ये जनरल रिजल्ट है आपके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा वीक वाले का अल्फा पहले से और बेटर हो जाता है। इसी फॉर्मूले से डाइल्यूशन जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर डाइल्यूशन पे वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर कैन चेंज अल्फा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो अल्फा बढ़ाएगा, डाइल्यूशन से भी अल्फा बढ़ेगा। डाइल्यूशन के न्यूमेरिकल पहले ओस्वाल्ड लॉ के साथ हम कर चुके हैं, कितना वाटर मिलाना पड़ेगा ऐसा भी एक क्वेश्चन किया था। कंसंट्रेशन बदलने पे अल्फा नया कितना आएगा वैसा भी किया था। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज रूट ऑफ C2 बाय C1 या रूट ऑफ V1 बाय V2, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑन अल्फा इंक्रीजिंग वाला है। यहां पे अब जो फाइनल फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दो नाम के इफेक्ट आप पढ़ते हैं। प्राइमरीली कॉमन आयन इफेक्ट ही आपके लिए ज्यादा काम का है, दूसरा वाला एक उसका ही अदर वर्जन है, पर वो लगभग काम में नहीं आएगा। 99% यही वाली चीज काम में आएगी। समथिंग कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ये यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी पढ़ रहे हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या बफर जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी हिडन में इसका यूज आएगा। उनको समझाने में कॉमन आयन इफेक्ट की इंपॉर्टेंस रहेगी। और कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली लीच-एटेलियर प्रिंसिपल है। कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली लीच-एटेलियर प्रिंसिपल है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये थ्योरी ध्यान रखनी है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पहले जो भी चल रहा था उससे और कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहां प्रेजेंट है जिसमें वीक के साथ एक आयन कॉमन था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिक्रीज हो जाना किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ दो शर्तें हैं कि जो कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए और वीक और स्ट्रांग में एक आयन सिमिलर दिखना चाहिए। आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट दो बार किया। एक बार वाटर में केवल AB डाल के देखा गया कितना डिसोशिएट हो रहा है, वो अल्फा 1 नोट कर लिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगेन पानी में AB डाल रहे हैं पर उस पानी में कुछ और पहले से प्रेजेंट है। अगर वो पहले से प्रेजेंट चीज स्ट्रॉन्ग इन नेचर है और उसमें कैटायन या एनायन वीक के साथ कोई एक आयन सिमिलर है, कॉमन है, तो आपको पहले से लेस अल्फा शो करता हुआ दिखेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक के अल्फा को सप्रेस कर देना, दबा देना, पहले से डिक्रीज करा देना, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा होगा वो मैंने कहा लीच-एटेलियर प्रिंसिपल से आप आराम से समझ सकते हो। मान लीजिए AB नाम का कोई वीक कंपाउंड है और A प्लस B माइनस में ये डिसोशिएट होता था। आपको इस पे दोनों तरीके के कंपाउंड से कॉमन आयन इफेक्ट लगाना अलाउड है। एक बार मैंने AD नाम का कुछ लिया जो A प्लस D माइनस करके टूट रहा है तो A प्लस सिमिलर है, या CB नाम का कुछ लिया जिसमें B माइनस सिमिलर है। आइदर और वाली बात है ये, इसीलिए और लिखा है। ये वाले हमारे
स्ट्रॉन्ग वाले। अब क्या था ली चैटर्जी प्रिंसिपल? कुछ भी बाहर से ऐसा किया गया जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो रिएक्शन उसको अपोज करती है। तो ए बी वाला अपने इक्विलिब्रियम पे था, अगर इन लोगों की वहां प्रेजेंस है तो जो आयन कॉमन है वो एक की बजाय दो सोर्सेस से आ रहा है, ए प्लस ए बी भी दे रहा है और ए डी भी दे रहा है। तो बीकर में ए प्लस बढ़ गया, ए प्लस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब। क्या है ली चैटर्जी प्रिंसिपल? जो भी बढ़ गया उसको कंज्यूम करने की कोशिश होगी, तो उस बढ़े हुए ए प्लस को कंज्यूम करने के लिए ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने लगा, अल्फा डिक्रीजेस। यही बात बी माइनस से भी समझा सकते हैं। तो ये रीजनिंग है कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा क्यों कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है बैक पोर्शन? सॉल्यूशन। किसी भी एक ऐसे कंपाउंड का होना जो स्ट्रांग है और वीक के साथ केटायन या एनायन कॉमन रखता है, उस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाना, क्योंकि वो आयन दोनों से मिल रहा है, वीक से भी एज वेल एज स्ट्रांग से भी। स्ट्रांग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन आयन ए प्लस बढ़ गया या कॉमन आयन बी माइनस बढ़ गया, इनको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि इनमें बैकवर्ड जाना पॉसिबल ही नहीं, देवर स्ट्रांग। तो किस पर लगता है, कौन लगाता है? क्लियर है, कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रांग को लगाना है, कॉमन आयन इफेक्ट लगना वीक वाले पे है क्योंकि इक्विलिब्रियम उसी में था। और प्रोडक्ट वाला आयन कभी भी बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही शिफ्ट होगा, अल्फा ऑफ वीक पहले से कम होके आएगा। अगर अल्फा 1 2 करके आप दो बार नाप रहे होते तो कॉमन आयन जब नहीं है तब का अल्फा ज्यादा आएगा और कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद वाला वो कम आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे कई बार के अल्फा 1 2 3 सिंबल दिए हैं और बोल दिया गया इन्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और आपने पढ़ा कि वो अल्फा 1 2 3 अलग अलग सिचुएशन में बताए गए हैं। मे बी एक बार का अल्फा हो जब वो कंपाउंड केवल पानी में डिसोशिएट हुआ था, मे बी एक बार तब हो जब ए डी की प्रेजेंस में था। कुछ मोलारिटी दी हुई आएंगी आपको, आपको केवल ये देखना है कि हर जो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है फुल्ली डिसोशिएट होके वो कॉमन आयन कितना दे रहा है और इनवर्स ऑर्डर पे चलाना है। क्या लिखा हमने? हायर इज द कॉमन आयन कंसेंट्रेशन, लोअर विल बी द अल्फा, क्योंकि कॉमन आयन को क्या करना है? कॉमन आयन को इसको बैकवर्ड धक्का मारना है। तो कॉमन आयन की वैल्यू जितनी ज्यादा क्रिएट होगी उतना बैकवर्ड शिफ्टिंग ज्यादा होगी, वीक वाले को उतना ज्यादा नुकसान होगा, उसका अल्फा उतना डिक्रीजिंग दिखेगा आपको। ठीक है,
अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन आप आराम से कर ही लेंगे। एक न्यूमेरिकल के लिए मैं एग्जैक्ट स्टेप्स बता दे रहा हूं आपको कि वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। क्वेश्चन वाला आपको एक वीक कंपाउंड देगा, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड देगा। वीक वाले का के डिसोसिएशन दिया हुआ आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ आएगा। स्ट्रॉन्ग वाले की केवल मोलैरिटी कंसंट्रेशन दी हुई आएगी। 3 स्टेप का काम है। क्वेश्चन वाला आपको इसका के देकर इसकी भी कुछ मोलैरिटी देगा, इनमें से किसी एक का नाम विद कंसंट्रेशन दिया आएगा और पूछा जाएगा इसका अल्फा निकालो इन प्रेजेंस ऑफ ये वाले कंपाउंड की प्रेजेंस में। तो आपके 3 स्टेप क्या क्या है वो सुन लीजिए। मेन है वो वीक वाला बंदा जिसके इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ना है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आप उसका के का फॉर्मूला लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है तो इसका के डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा, सी अल्फा के टर्म्स में नहीं, आयंस के नाम के टर्म में। तो यहां पे आता ए प्लस इंटू बी माइनस अपॉन ए बी, ये स्टेप नंबर 1 है। क्या लिखना है? राइट एक्सप्रेशन ऑफ के डिसोसिएशन ऑफ वीक, के डिसोसिएशन वीक वाले का लिख दिया। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें के तो जो उसने दिया है वही पुट करना है। क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने से के बदल गया होगा? नहीं, तो के तो जो एक बार आ गया वो फिक्स पूरे क्वेश्चन में वही रहना है। अब एक मोलैरिटी इसके लिए भी दी हुई आई होगी और जो कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है उसकी भी मोलैरिटी दी हुई आई होगी। आपके मन में ये आता है कि अगर मैं के डिसोसिएशन में प्रोडक्ट में ए प्लस की कंसंट्रेशन पुट कर रहा हूं तो ए प्लस तो सर दोनों लोगों ने दिया है ना। बिल्कुल सही बात है। तो सर इसने भी कुछ दिया होगा, उसने भी कुछ दिया होगा, तो बीकर में तो ए प्लस दोनों लोगों से मिलने की वजह से ऐड हो गया, ज्यादा हो गया। और फॉर्मूला ए बी पे लगाता या कल को ए डी पे लगाता, उनमें ए प्लस की शक्ल में कोई भेदभाव तो है नहीं, और बीकर में तो ए प्लस की चटनी बन गई। हर एक के लिए ए प्लस कितना दिखेगा? जो टोटल हो चुका है। बात बिल्कुल अच्छी है। तो लॉजिक तो कहता है के डिसोसिएशन के फॉर्मूले में ए प्लस कैसा पुट होना चाहिए? ये वाले का भी प्लस ये वाले का भी। और जगह पे अपने को नेग्लेक्टिंग वाला फंडा लगाना है। पहले ही आप वीक वाले को कमजोर बोल ही क्यों रहे हो? क्योंकि उसका अल्फा कम है, तो वो कम है 2, 5, 10% टूट के उसने ए प्लस तो वैसे भी कम दिया होगा, और ए डी स्ट्रॉन्ग वाले ने उसको धक्का और मार दिया तो वैसे ही दबा कुचला हो गया वो। अब इन दोनों के ए प्लस कंपेरेबल नहीं रहे। कौन डोमिनेंट है? जो भी स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसी से मिलेगी कॉमन आयन की जो ज्यादा वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो आपको फॉर्मूले में क्या करना है? भले ही वो फॉर्मूला वीक वाले पे लग रहा हो, उसमें कॉमन आयन की वैल्यू किसकी पुट होनी है? जो स्ट्रॉन्ग ने दी है। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको कॉमन आयन की वैल्यू वहां स्ट्रॉन्ग वाली पुट कर देनी है। बचा हुआ जो टर्म है जो आयन कॉमन नहीं है उसमें अल्फा का नाम अभी भी बच रहा होगा, और अब वो अल्फा अपने आप ही कौन सा सॉल्व होके आएगा? रिड्यूस वाला। अल्फा डैश जो है कम होके जो आने वाला है वही वाला अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये स्टेप 3 लिख रहे हैं। पहला, के डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन लिखना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें सेकेंड इन द मेन स्टेप इज, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉमन आयन की वैल्यू डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ने कितनी दी वो वाली पुट करी जाएगी। और एक जगह नेग्लेक्टिंग और होनी है। इमेजिन करिए ए बी के लिए ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इक्वेशन बनी थी तो कैसे बनाई थी? टी बराबर 0 पे यहां सी है तो 0 0 है। अगली बार सी माइनस एक्स जिसको सी अल्फा लिख दिया गया था, तो सी माइनस सी अल्फा, इधर सी अल्फा सी अल्फा। तो लॉजिकली फॉर्मूले में अपॉन में आना क्या चाहिए? सी शुरू वाली वैल्यू थी, बाद में वो सी माइनस सी अल्फा हो चुकी है, तो अपॉन में आना तो सी माइनस सी अल्फा या सी इंटू 1 माइनस अल्फा चाहिए। वहां सीधे सी ही रखना है, वहां सीधे सी ही रखना है। क्यों?
एक तो वैसे ही अल्फा कम था, जब अकेला ही होता था तो भी 5% तक वाले में नीचे 1 माइनस अल्फा को 1 मान ही लेते थे, और अब क्या मान रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग के कॉमन आयन इफेक्ट से वो अल्फा और भी कम हो चुका है, तो नीचे वाला अल्फा भी हमेशा नेग्लेक्ट होगा, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हमेशा अप्रोक्सीमेटली सी इनिशियल के बराबर ही पुट होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। concentration at equilibrium nearly equal to initial concentration। तो C1 माइनस अल्फा की जगह C ही रखना है। किसी ना किसी जगह आपके पास अभी भी अल्फा का टर्म बचा रह जाएगा, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? स्टेप क्या क्या करने हैं? पहला काम, जिस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा, जिसका के दिया हुआ आया है, उसके के का फॉर्मूला बनाना है। सेकेंड एंड द मेन स्टेप इज, उसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग वाली पुट करनी है। थर्ड स्टेप, डिनोमिनेटर में जो कंसंट्रेशन ऑफ वीक पुट होनी है, उसमें इनिशियल और बाद वाली में कोई फर्क नहीं मानना है, सी इनिशियल सी फाइनल सेम मान के उसमें अप्रोक्सीमेशन रख देना है। तो फिर अल्फा कहां बचा हुआ दिख रहा होगा? नीचे वाले का अल्फा आपने गायब कर ही दिया, ऊपर में भी स्ट्रॉन्ग वाले का पुट हो गया, वहां का अल्फा भी गायब हो गया। ऊपर के दो आयन में से जो आयन कॉमन नहीं है, उस वाले में अल्फा का टर्म अभी भी बचा रह गया होगा, वही वाला अल्फा आपको निकालना है। अब उस अल्फा की वैल्यू पहले से छोटी आएगी ऑटोमेटिकली, और वही आपको अल्फा न्यू मान के फाइनल आंसर टिक कर देना। जब हमने ये बोला कि लीच-एटेलियर प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट, तो लीच-एटेलियर प्रिंसिपल में ऐसा थोड़ी ना था कि हमेशा शिफ्टिंग बैकवर्ड ही होती थी, वहां तो फॉरवर्ड की भी पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे भी एक फॉरवर्ड वाली पॉसिबिलिटी है, बट वो इक्वली वाली नहीं है। 10 में से 9 बार आपको कॉमन आयन इफेक्ट और बैकवर्ड जाना ही दिखेगा, कभी 10 में 1 बार फॉरवर्ड शिफ्टिंग और अल्फा बढ़ गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसको ऑड या अपोजिट आयन इफेक्ट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पहले से और ज्यादा आने लगेगा। कब ज्यादा आने लगेगा? अगर कुछ ऐसा हुआ हो जिसने एबी की रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराया हो, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई होगी तो अल्फा बढ़ गया होगा। और फॉरवर्ड शिफ्टिंग का रीजन कॉमन आयन इफेक्ट से कुछ उल्टा सोचना है आपको। अगर मैंने ए बी कंपाउंड से ए प्लस निकाला और मैंने कहा ए डी ने भी ए प्लस दिया है, तो ए प्लस का बढ़ जाना तो हमेशा इसको बैकवर्ड ही भेजता। अब ऑड आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट में यहां कुछ ऐसा कंपाउंड, ऐसा आयन, ऐसा कैटायन, एनायन या न्यूट्रल कंपाउंड, कुछ भी लिखा आ सकता है, इसीलिए आयन वर्ड यहाँ पे उतना ज्यादा फिट नहीं बैठता। कई बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी ऐसा हो सकता है जो उधर के ए प्लस या बी माइनस को खींचे फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्शन। वो रिएक्टिव है या तो ए प्लस के साथ या बी माइनस के साथ, तो उसने अपनी एक नई रिएक्शन कराने के लिए वहां से ए प्लस या बी माइनस को हटाया। क्या हुआ उससे? वो कम होने लगे, और कम होने लगे तो इक्विलिब्रियम उनको इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिससे अल्फा विल इंक्रीज। इसका आमतौर पे जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो ऐसा होता है कि आप किसी एसिड वाली चीज को डिसोशिएट करा रहे हो और वहां बेसिक मीडियम क्रिएट कर दो, और बेस वाला डिसोशिएट हो रहा हो तो वहां एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दो, क्योंकि मुझे न्यूट्रलाइजेशन के नाम पे पता है H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होकर H2 बनता है। तो अगर आपने कभी भी
लैब में भी देखा कि एसिटिक एसिड है और वो 2-3-5% डिसोशिएट हो रहा था। उस टेस्ट ट्यूब में 1-2 बूंद भी आपने अपोजिट मीडियम यानी बेसिक मीडियम की डाली तो वो एसिटिक एसिड का अल्फा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट वाला मीडियम है वो इसी ऑड आयन इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करा सकता है। तो एग्जांपल ही वैसा वाला ही लिखने में आ जाता है। मान लीजिए एसिटिक एसिड है और इस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है वीक एसिड। अब अगर मैंने कहा वहां डिसोशिएट हो रहा है जहां NaOH है, तो इस नई रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वजह से H+ कम होता, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड पहले से ज्यादा आने लगेगा। तो ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट और उसका अपोजिट ऑड या अपोजिट आयन इफेक्ट, लेकिन ये आगे के टॉपिक्स में भी यूजफुल है। रीजनिंग समझ में आ गई? मेनली कॉमन आयन इफेक्ट ही होता दिखेगा आपको, ये उतना फ्रीक्वेंटली यहां पे नहीं आएगा। अगर कभी भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी प्रेजेंस में जो दूसरा था उनमें आयन सिमिलर था, आयंस का सेम होना ऑलवेज लीड्स टू बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे अल्फा डिक्रीज होता है। तो ये ज्यादा काम की चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटी इससे अपोजिट फिनोमिनन की भी है। अगर कभी भी कोई वीक कंपाउंड ऐसी सिचुएशन में डिसोशिएट हो रहा है जहां उस सॉल्वेंट वाटर में कोई ऐसा हो जो इनमें से किसी के साथ एक नई रिएक्शन कर सकता हो, जब भी वो नई रिएक्शन होगी ये आयन खर्च होने की वजह से कम होंगे, इक्विलिब्रियम विल गो फॉरवर्ड, जिससे अल्फा बढ़ेगा। न्यूमेरिकल आपको केवल कॉमन आयन इफेक्ट का ही करने को मिलेगा, थ्योरी में एक पॉसिबिलिटी ऑड या अपोजिट आयन इफेक्ट की भी बन सकती है। बजाय चारों ऑप्शंस एक साथ लिखने के मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं। क्वेश्चन है वो दिए गए पेयर पे कॉमन आयन इफेक्ट लगना है या नहीं। नाम में कॉमन आयन इफेक्ट में कॉमन आयन वर्ड पे ज्यादा फोकस जाता है आपका, आयन कॉमन होना चाहिए और उससे भी ज्यादा प्रिलिमिनरी, वो दोनों स्ट्रांग नहीं चाहिए। ये स्ट्रांग एसिड है, ये भी सॉल्ट है जो स्ट्रांग होते हैं, इनमें कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगना, इनमें बैकवर्ड कोई जा ही नहीं सकता। NH4OH प्लस NaCl, अब क्या दिक्कत है? दोनों में कुछ भी सेम है ही नहीं। दिस इज अ वीक बेस, ये सॉल्ट है, स्ट्रांग है, नो कॉमन आयन प्रेजेंट। कोई भी एक आयन कॉमन हो सकता था, इस बार H+ का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा।
लगेगा? अभी भी मेन एसिड आपको वीक वाला दे रखा है, एसिटिक एसिड, और सॉल्ट में वो एसिटेट आयन कॉमन है। इन दोनों सिचुएशन में कैटायन का या एनायन का कॉमन आयन इफेक्ट ये मैटर नहीं करता, कोई भी एक आयन सिमिलर हो सकता था। वैल्यूज दिए बिना मैं ऐसा नहीं पूछ सकता कि अगर एसिटिक एसिड ही दोनों बार का वो बंदा है जिसपे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो बताओ तीसरे वाले में अल्फा लोअर आएगा या चौथा वाले में लोअर आएगा? अभी जस्ट नाम ही लिखे हैं, कोई डेटा तो दिया ही नहीं ना। अभी इनके अल्फा में ये कंपैरिजन नहीं बोल सकता कि HCl ज्यादा अच्छा धक्का मारेगा इसे बैकवर्ड या सोडियम एसिड ज्यादा अच्छा बैकवर्ड भेजेगा। वो किससे डिसाइड होना है? वैल्यू से। आप इनकी मोलैरिटी बता दीजिए, आप इसको 100% मन में तोड़ के क्या देखोगे, इसने कितना कॉमन आयन दिया, और पीछे थ्योरी में लिख ली लाइन क्या, हायर इज द कॉमन आयन कंसंट्रेशन, लोअर विल बी द अल्फा। वो अगर लाइन आपके पास दिमाग में है तो उसका मतलब यही है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप कंपेयर कर रहे हो, एक बार इससे असर लगवाया कॉमन आयन इफेक्ट का, एक बार इससे लगवाया, कौन ज्यादा अच्छा कम कर रहा होगा, डिपेंड्स ऑन देयर वैल्यू। जो मोर कॉमन आयन देगा उसको वीक वाले को ज्यादा डैमेज करना है, उतना फर्दर लोअर ज्यादा जाएगा आपका अल्फा ऑफ वीक। सही है, यही अभी ऑड या अपोजिट आयन इफेक्ट में डिस्कस हुआ है कि मेन ऑड या अपोजिट आयन आपको एसिड पे बेस, बेस पे एसिड, वो वाला ही ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ वीक एसिड NOH के प्रेजेंस में फॉरवर्ड जा रहा था कि जगह कोई वीक बेस होता, एसिडिक मीडियम भी उसको वैसे ही फॉरवर्ड भेजेगा। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही बनेगा कि अल्फा इंक्रीजेस ड्यू टू odd ion effect of H plus. अल्फा इंक्रीजेस बोला हो या इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ऐसा बोला हो, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन होंगे। कॉमन आयन इफेक्ट का न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो फिक्स स्टेप्स जो आपको लिखा है वो सबसे शॉर्ट तरीका है। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कोई हिंट नहीं आएगा जिससे कॉमन आयन इफेक्ट लगना था, आपको खुद ही वो सिचुएशन जज करनी है। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिफिकल्टी इस बात की नहीं होती कि जो काम करना है वो टफ है, आयनिक में जितना आप आगे जाते जाएंगे ट्रिकी ये होता जाएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में
पेयर ऑफ कंपाउंड्स जो आपको दिया है, वन ऑफ देम इज वीक बेस क्योंकि के दिया हुआ है, दूसरा वाला स्ट्रांग है, केवल कंसंट्रेशन दिया जाना, कोई के ना दिया जाना, यही न्यूमेरिकल में किसी को स्ट्रांग मानने का फंडा है। इवन इफ मैं KOH की जगह कोई हाइपोथेटिकल नाम लिख दूं या BOH XOH ऐसा कुछ भी, तो भी आप उसको स्ट्रांग ही मानेंगे अनलेस अंटिल उसका कोई के अलग से नहीं दिया। तो वहां से हमें हिंट लेना है कि ये स्ट्रांग है तो ये इस वीक वाले पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। क्या है स्टेप नंबर 1? वीक वाले का के का फॉर्मूला लिखना। तो कैसे टूटना है NH4OH को? NH4 प्लस OH माइनस। क्या लिख दें बोलिए KB का फॉर्मूला? KB इज इक्वल टू प्रोडक्ट आयंस NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। वो सारे स्टेप 1 2 3 एक ही साथ सब हो जाएंगे। फॉर्मूला लिखा आपने, स्टेप 1 हो गया, 2 3 सब इसी में ही है। क्या करना है अपने को? जो आयन कॉमन है वो नाम से दिख ही रहा है, OH माइनस। यहां अगर KOH डिलीट कर दूं क्वेश्चन में से तो क्या हो रहा होता? KOH वाला डेटा उड़ा दूं, ये इन प्रेजेंस ऑफ कुछ भी नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आप यहाँ भी C अल्फा, यहाँ भी C अल्फा, यहाँ C1 माइनस अल्फा लिख रहे होते, वो नॉर्मल सिचुएशन होती। अभी यहाँ क्या नया हो गया? ये दोनों कंपाउंड ही OH माइनस देंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट OH माइनस KOH वाला ही होगा। तो यहाँ OH माइनस में क्या पुट होना है? यहाँ KOH वाला ही OH माइनस पुट होना है, विच इज 0.1। ये है कॉमन आयन कंसंट्रेशन गिवन बाय KOH। यहाँ आपको गिनना ही नहीं है NH4OH का। ये नहीं बोलना है कि सर फॉर्मूला तो NH4OH पे लगा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ KOH कैसे आ गया? फॉर्मूला NH4OH पे लग रहा है, लेकिन उस बीकर में NH4OH और KOH दोनों पड़े हुए हैं। तो अब OH माइनस की तो चटनी बन गई ना वहां। NH4OH अपना अपना OH माइनस वहां से अलग नहीं निकाल सकता। टोटल OH माइनस वहां जो है वही सबके लिए काम में आना है, और ज्यादा वाला OH माइनस जो KOH ने दिया है वही इसकी कैलकुलेशन को डिक्रीज करा रहा है। अल्फा इसका पहले से कम आएगा। दूसरा क्या है नेग्लेक्टिंग? नीचे जो था वो C1 माइनस अल्फा को C ही मानना था। ये कौन सा वाला C है? ये NH4OH का खुद का है, जो वो 0.2 पुट होना है। ये NH4OH वाला पुट होना है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आपको दिया ही हुआ था 2 × 10⁻⁵। तो NH4 प्लस की वैल्यू तो आ गई 4 × 10⁻⁵। और अल्फा, अल्फा कैसे निकलेगा? नॉर्मली तो NH4 प्लस की जगह कोई अल्फा ही जानना चाहेगा ना कि पहले से कम होके कितना अल्फा है। तो मैंने बोला था ना कहीं अल्फा बच रहे होंगे। तो ये तो वो वाले हैं जिनमें अल्फा का टर्म बचा ही नहीं। यहाँ पे 0.1 में अल्फा आ नहीं रहा, इसको C लिख दिया, यहाँ का अल्फा भी नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो कहीं तो अल्फा बचा होगा ना। वो यही वाला है जो यहाँ पे C अल्फा आया होगा, वो अभी भी सेफ है, वही वाले अल्फा को निकालना है। तो ये NH4 प्लस C अल्फा के बराबर ही है, और ये अल्फा अब नया वाला ही निकलेगा। ठीक है। और जस्ट टू प्रूव कि ये अल्फा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहले से कम होके आ चुका है? क्वेश्चन वाला जनरली हर क्वेश्चन में दो अल्फा नहीं निकलवाएगा कि एक बार जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा तब का भी अल्फा निकाल लो, कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद वाला भी निकाल लो। जस्ट टू प्रूव कि वाकई अल्फा कम हो गया है, आपका आंसर ये आना है इस वाले पार्ट का, जो कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद का अल्फा है। अब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा होता तो ये अकेला होता, और अकेला होता तब का अल्फा का फॉर्मूला ओस्वाल्ड लॉ में क्या पड़ा हुआ है? अल्फा का फॉर्मूला ओस्वाल्ड लॉ, रूट
K/C, तो यहां रखते आप 2 × 10⁻⁵, यहां रखते 0.2, ये कटा 10 बार, ये 10 की पावर -4 है, रूट के बाहर -2 में आता, अभी आप -4 में पहुंच गए, पहले से अल्फा कम ही हुआ है, अगर दो बार निकालते तो हमेशा डिक्रीजिंग दिख रहा होता आपको। क्लियर है स्टेप्स? 2 लाइन 3 लाइन का काम है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। मेन क्या है, जिस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा उसका के का फॉर्मूला लिखना है, के उसमें पुट हो जाएगा, दिमाग लगाना नहीं है। कॉमन आयन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग की मर्जी की पुट होगी, स्ट्रॉन्ग जितना कॉमन आयन देगा डिसोशिएट 100% होके, तो KOH पूरा 100% टूट के आपको दिमाग में ये स्टेप आपने किया होगा, KOH K+ और OH- में टूट रहा है 0.1 मोलर, इसका अल्फा 100% है खुद का, तो ये पूरा OH- आपको दे रहा है। KOH की जगह यहां नाम बदल के स्ट्रॉन्ग बेस तो BaOH होल ट्वाइस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस तो BaOH होल ट्वाइस को भी लिखा है, यहां 0.1 मोलर BaOH होल ट्वाइस कर दूं तो आपके उस जगह पे 0.1 ना आकर 0.2 आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 100% है, बट टूटेगा तो 2H- देगा, तो अपनी वैल्यू से डबल OH- देता, KOH ने इंटू 1 के हिसाब से ही आपको OH- दिया है। 3 स्टेप है, रटे रटाए फिक्स। पहला स्टेप KB का फॉर्मूला लिखना, उसमें कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग की मर्जी का पुट करना। स्टेप 2 नीचे वाला C फाइनल इनिशियल एक ही है, नीचे के अल्फा उड़ा दिए। स्टेप 3 आखिरी, जो कॉमन आयन नहीं है उसमें बचे हुए अल्फा को सॉल्व कर दीजिए, वही नया अल्फा माना जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, बिहेवियर ऑफ वाटर। बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के एनालिसिस में हम KW नाम का एक कांस्टेंट तक पहुंचेंगे, और पूरे के पूरे पीएच वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें वाटर एक इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहां बार बार, PH का सम इज 14, तो पीएच आ जाएगा तो 14 माइनस से उसे पीओएच में बदल दोगे, पीओएच आ जाएगा 14 माइनस से पीएच में बदल दोगे। ये फॉर्मूला वाटर की बदौलत ही बना है। वाटर के लिए KW वाला नंबर सॉल्व होके आएगा 10⁻14। हमने P वाले सिंबल ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं कि प्रेफिक्स P का मतलब नेगेटिव लॉग लेना होता है, तो आप जब ऐसे नंबर का नेगेटिव लॉग लेके इसको PKW में बदलते, यही नंबर 14 बनता। यानी कि बेसिकली नंबर लाइन की तरह आप कहां से कहां तक पीएच स्केल में लाइन खींचने वाले हो, वो नंबर खुद वाटर का KW कांस्टेंट ही तय करता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ये लिखा आता है सॉल्यूशन हैविंग pH 7 इज ऑलवेज न्यूट्रल, वो सब वाटर से ही एक्सप्लेन होंगे कि आपका स्केल कहां से कहां तक ड्रॉ हो रखा है, उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि मुझे 7 को क्या बोलना है, बिलो 7 क्या बोलना है, अबव 7 क्या बोलना है। तो अगर आपका स्केल 0 to 14 ही ड्रॉ हुआ होगा तो मिड पॉइंट 7 को न्यूट्रल कहा गया होगा, 7 से नीचे की रेंज एसिडिक बोली गई होगी, 7 to 14 बेसिक बोला गया होगा। तो वो सारा कंट्रोल वाटर के हाथ में है, और उसी में फिर टेम्परेचर वाले कहानी चालू हो जाएगी कि अगर मैंने कभी टेम्परेचर बदला, और हमें पता है इस चैप्टर में सारे के टी डिपेंडेंट है, तो अगर किसी और टेम्परेचर पे मैंने कहा टेम्परेचर बदलने से के वाटर का अब ये हो गया है, तो बहुत सारे आंसर्स पे फर्क पड़ जाएगा। वो जो 0 से 14 था स्केल, वो 0 से 12 ही रह जाएगा, आपका मिड पॉइंट भी 7 की जगह 6 आ जाएगा। तो मैनी सच आंसर्स, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, उनमें वाटर का वो रोल है। वाटर बाकी सारी जगहों पे आप बाकी सारे आर्टिकल्स में छुपे हुए में चला रहे हो, और वाटर मेन हीरो नहीं है, उसमें एसिड बेस सॉल्ट आए उनका काम था टूटने का। वाटर वाज जस्ट प्रोवाइडिंग इटसेल्फ एज अ सॉल्वेंट, मीडियम का काम कर रहा था। लेकिन वाटर खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, और कैसा है, वीक इन नेचर। उसको H+ OH- में टूटना है, बट बहुत कम। बल्क ऑफ द H2O अनडिसोशिएटेड H2O मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही रहेगा, very small part of it gets dissociated into
H प्लस एंड OH माइनस आयंस। अभी आप अल्फा वाटर सॉल्व करोगे और वो नेग्लेक्टिंग लिमिट 5% से बहुत बहुत छोटा ही आएगा, विच विल प्रूव कि वाकई में वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर के लिए आप कैसे के निकाल रहे हैं, KW तक कैसे पहुंचे, वो एनालिसिस इस आर्टिकल में हो रहा है। बिहेवियर ऑफ वाटर, ये हमारा हेडिंग है, लिखना चालू करें। वाटर is an extremely weak electrolyte. Water is an extremely weak electrolyte. Water is an extremely weak electrolyte which dissociates as follows. Which dissociates as follows. Water is an extremely weak electrolyte which dissociates as follows. ये वाटर का H प्लस OH माइनस में टूटने वाला डिसोसिएशन है। वाटर के इस डिसोसिएशन या आयनाइजेशन को सेल्फ या ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। अरे लाना, सेल्फ या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। सेल्फ या ऑटो वर्ड्स का सेंस केवल ये है कि और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई सॉल्वेंट, कोई मीडियम दिया जाना जरूरी है कि उसके आयन टूट के कहां गए। आपको NaOH को Na प्लस OH माइनस में तोड़ना है तो कहीं हवा में नहीं टूट जाएगा। NaOH एडेड इन वाटर, तब Na प्लस OH माइनस पानी में गए। H2O को जब आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रूव कराना है तो H2O को किसी और सॉल्वेंट में डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। उसका जो थोड़ा बहुत टूटना होगा आयंस में, अपने आप टूट जाएगा। एक AB टाइप वर्ड की बात कई बार हुई है हमने वर्ड्स में, उसे AB टाइप या यूनिवैलेंट, एक केटायन एक एनायन वाला, ऐसा बोला था। क्या वाटर AB टाइप है? कैसे? क्योंकि वो यहां आयंस दोनों एक और एक ही दे रहा है। यहां AB लिखेंगे तो वो वाटर H2O के ऊपर सुपर इम्पोज होता, वैसा नहीं लगेगा, पर यहां से देखना है एक केटायन और एक एनायन वाला ही है ये। अगर मैं वाटर पे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाऊं तो थ्योरी यही थी, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का के निकालने के काम आता है। तो आप के, अभी यहां W नहीं है, अभी ये पुराना वाला ही के है, के डिसोसिएशन। क्या लिख रहे होते फॉर्मूला? H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस अपॉन में H2O। ये स्टेप पे जाके ही आपको वाटर में, अरे भैया, वाटर में दो दो के वाला रीजनिंग समझ में आ जाएगा। अब अगर ये H2O की जगह AB होता तो क्या थी सिचुएशन? आपको ऊपर A प्लस B माइनस में भी C अल्फा लिखने होते थे और नीचे भी C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखना होता था। तो वो सब वेरिएबल्स थे, C अल्फा C1 माइनस अल्फा, ये तीनों में वेरिएबल है। जब जब C बदलेगा, जब जब अल्फा बदलेगा, यहां के नंबर बदल सकते थे। तो आप पहले से किसी को भी कांस्टेंट नहीं बोल पा रहे थे। अब यहां पे लगभग वैसी सिचुएशन है जैसे काइनेटिक्स में स्यूडो वाले कंसेप्ट में आता है कि आपने किसी जगह पे H2O का नाम आया पर H2O तो कांस्टेंट ही रहेगा बोल के उसको के में ही एडजस्ट कर दिया और फिर वो रेट लॉ में दिखना बंद हो जाता था। यहाँ का फंडा भी वही है। प्राइमरीली वाटर के लिए आपने के डिफाइन करा, के डिसोसिएशन नाम का। अब अगर मैंने आपसे बोला नीचे तो एक फिक्स ही नंबर आना है बार बार, तो नीचे अगर एक फिक्स नंबर ही आना है तो उसको उधर के में ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और उसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दूं। अगर के एक कांस्टेंट है तो के इंटू 2 को के डैश नाम का कुछ नया कांस्टेंट बोल ही सकते थे। और नीचे क्या है वो कांस्टेंट नंबर? वही स्यूडो वाला ही, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर वाला 55.5। तो आपको वाटर के लिए दो दो कांस्टेंट डिफाइन करने हैं, उनमें से के डिसोसिएशन का लगभग कोई काम ही नहीं है। वाटर का मेन जो काम है वो के डब्ल्यू वाले कांस्टेंट से क्रिएट होता है, बट पहले डिफाइन आप के डिसोसिएशन कर रहे हो। और अब यहां पे
ये 55.5 मोलारिटी वाला वाटर का कंसंट्रेशन रख दीजिए, इसको ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो के डी इंटू 55.5, अब उधर टर्म्स बचे हैं H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, और इन्हीं दोनों को मर्ज करके अब KW नाम दे दिया गया है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, और इस पूरी चीज को मर्ज करके एरो बना के इसको KW, इस वाले का नाम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। यहां पे आयनिक प्रोडक्ट वर्ड का मतलब यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला नहीं है इस नाम में, क्या है वो, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लाई लेने को प्रोडक्ट लेना ही बोलते हैं ना, तो आपने दोनों आयंस जो बने वाटर के उनके आयनिक कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लाई करके इसके को डिफाइन करा, हेंस द नेम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल साबित होगा आगे एज कंपेयर टू के डिसोसिएशन, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखेगी। KW यूनिट बतानी हो तो दिख रही है ना यूनिट, दो कंसंट्रेशन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है, M इंटू M, तो मोलैरिटी स्क्वायर, इस तरह का यूनिट KW का बनता है। KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन को बोलते हैं। नाउ बुक्स में KW फॉर्मूले को कई अलग अलग शक्ल का लिख के दिखा देते हैं, वो कैसे आई हैं वो दिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए H प्लस का ही दूसरा नाम H3O प्लस है, आपको ऐसा मानना है। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों नाम से अलग है। H प्लस हाइड्रोजन आयन बोल रहे हो आप, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं, बट न्यूमेरिकली जो संख्या H प्लस होगी एग्जैक्टली वही संख्या H3O प्लस होगी। आप pH के फॉर्मूले को माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस लिख सकते हो,
क्योंकि संख्या में दोनों सेम ही आन है। व्हाट इज H3O प्लस? H प्लस का वाटर से कंबाइन होके जो नया आयन बना उसका नाम है हाइड्रोजन आयन H3O प्लस। बैलेंस कंसेप्ट के हिसाब से 1 मोल 1 मोल 1 मोल सारी इक्वेशन 1:1:1 पे बैलेंस है। तो अगर आपने यहाँ 5 मोल H प्लस खर्च किए होते तो 5 मोल ही H3O प्लस बना होता। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जितनी आपको H प्लस की मोलैरिटी आएगी H3O प्लस की मोलैरिटी भी उतनी ही होगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जितनी पॉसिबल फॉर्म बन सकती है KW फॉर्मूले की वो लिखी। एक ओरिजिनल जो है H प्लस इंटू H माइनस, वो एक H प्लस की जगह H3O प्लस लिख दिया वो, और फिर मैंने H प्लस स्क्वायर भी लिख दिया, H3O प्लस स्क्वायर भी लिख दिया, OH माइनस स्क्वायर भी लिख दिया। ये बाद वाले किस लॉजिक पे है? जैसे इन दोनों को सेम बोलने का रीजन 1:1 रेशियो है, वैसे ही इन दोनों में भी 1:1 रेशियो है। H प्लस OH माइनस बराबर बना था तो इसकी जगह भी H प्लस लिख दूंगा तो H प्लस स्क्वायर दिखने लगेगा, की जगह इसको OH माइनस लिख दूंगा OH माइनस स्क्वायर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अगर किसी थ्योरी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा आया और पूछा गया इज वैलिड या इज ट्रू फॉर किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप KW को ओरिजिनली H प्लस इंटू OH माइनस लिखते हो तो 3 सिनेरियो हैं आपके पास। आगे जाके pH स्केल बनना है 0 से 14 वाला, तो आप कोई चीज ऐसी भी लोगे जो न्यूट्रल है, कोई चीज ऐसी भी लोगे जो एसिडिक इन नेचर है, और कोई चीज ऐसी भी हो जो बेसिक इन नेचर है। लेकिन तीनों एक ही स्केल में डिफाइन होंगे। जो चीज न्यूट्रल इन नेचर है, ऐसा मान के चलते हैं पानी में मैंने कुछ मिलाया ही नहीं, प्योर वाटर लेके बैठा हूं, तो प्योर वाटर लेके बैठा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों बराबर बराबर ही होंगे। तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस प्योर वाटर में लिखना तो सही है। अब सेकेंड सिनारियो है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन लिया आपने, पानी में HCl मिला दिया। अब पानी में HCl मिला दिया तो क्या अभी भी ट्रू है और क्या अब ट्रू नहीं रहेगा वो समझिए। मैंने कहा KW पानी में HCl मिलाने के बाद भी जो पहले नंबर था वही रहेगा। जवाब है यस। क्यों? क्यों? कोई सा भी के टेम्परेचर के अलावा किसी से भी चेंज नहीं हो सकता। तो KW की वैल्यू प्योर वाटर के लिए जो होगी, वाटर प्लस समथिंग एल्स के लिए भी वही होगी। तो KW वाला नंबर चेंज नहीं हुआ। सर लेकिन होना चाहिए था ना, क्योंकि पानी जो OH माइनस दे रहा है वो तो अभी भी वही है, लेकिन पानी में HCl मिला दिया तो H प्लस तो वो एक तरह से वही कॉमन आयन इफेक्ट जैसी बात हो गई ना। बिल्कुल इक्विलिब्रियम गोज बैकवर्ड, सब कुछ सही है। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने से क्या के बदल देते थे क्या अपन? नहीं। तो आपके इस H प्लस OH माइनस में ऊंचा नीचा हुआ होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल स्टिल रिमेन द सेम। लेकिन क्या उस केस में जब पानी में HCl मिलाया जा चुका है इसे H प्लस स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या अब? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में आपने HCl डाल दिया तो H प्लस तो ज्यादा कर दिए ना, और फिर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग के बाद अब वो आपस में बराबर नहीं रहे होंगे। सिमिलरली मैंने पूछा, मैंने पानी में NaOH मिला दिया, तो पानी में NaOH मिलाने से भी आपने पानी पे OH माइनस का कॉमन आयन इफेक्ट लगाया होगा, इक्विलिब्रियम गोज बैकवर्ड, पर K नहीं बदला होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊंचा नीचा होके KW को कांस्टेंट रखेगी, लेकिन OH माइनस का स्क्वायर तो नहीं बोल पाओगे ना। यानी ये बुक्स में अगर पांचों फॉर्मूले लिखे हैं तो इनमें हल्का सा एक अंतर है। क्या है वो अंतर? अगर आप पहले दो फॉर्मूले पे खड़े हैं और कोई पूछे कब वैलिड है, तो बोलना है ऑलवेज, सदा सदा के लिए वैलिड है। प्योर पानी पे भी वैलिड है, पानी में कुछ मिला दो तो भी वैलिड है। तो ये वाले वैलिड है ऑन ऑल सॉल्यूशंस। लेकिन बाकी तीनों वो जुगाड़ू वाले हैं। कब ट्रू है वो? जब आप पानी में कुछ नहीं मिलाए हो उतनी देर के लिए ही ट्रू है। ये है ओनली वैलिड ऑन प्योर वाटर, जहां H प्लस और OH माइनस बराबर रहे होंगे तभी आप उसको स्क्वायर करके लिख सकते हो। शुरू के दोनों फॉर्मूले में बराबर होना मुद्दा है ही नहीं। आप कम ज्यादा भी हो जाएंगे, अलग अलग भी हो जाएंगे, तो भी उनकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट बनी रहेगी। क्लियर है ये बात सबको?
सबसे कॉमन जो एनालिसिस है, जिस भी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया, एजम्पशन पे चलना है आपको। 90% क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर दिया नहीं आएगा, और सारा एनालिसिस वाटर का जो आप रटेंगे वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पे उसका बिहेवियर कैसा देखा गया, वो वाले डेटा आप याद रखते हो। तो वाटर के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पाया गया कि वाटर हमें H प्लस और OH माइनस 10⁻⁻7 दे रहा होता है जब टेम्परेचर 25 है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आया है। इसके आगे वाला अब आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी वजह से पीएच और पीओएच दोनों 7 बोलने में आएंगे वाटर के लिए। इसी के माइनस लॉग लोगे आप, तो वाटर का पीएच पीओएच दोनों 7 इसीलिए बोलने में आ रहा है। लेकिन टेम्परेचर साथ में ध्यान रखना है, जब 25 है तो ऐसा था। अब एक एक करके सारे के निकालते जाएं। अगर H प्लस OH माइनस इतने हैं तो KW एट 25, H प्लस OH माइनस की मल्टीप्लाई से ही आना था, वो कहलाता 10⁻⁻14। PKW इसी के माइनस लॉग से आना है और वो आएगा 14। PKW नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्या है आपके पूरे पीएच वाले आर्टिकल में। ये PKW नंबर ही डिसाइड करता है पीएच स्केल की जो रेंज है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से मुझे दिमाग में वो लाइन पीएच स्केल कहां तक ड्रॉ करना है वो PKW नंबर तय करेगा। इफ ये नंबर 13 आया होता तो 0 से 13 तक की लाइन खींच रही होती, 6.5 को न्यूट्रल बोल रहे होते आप। इफ ये नंबर नॉर्मल केसेस में 14 गिनना है तो आप 0 to 14 वाला स्केल ही दिमाग में रखोगे। न्यूमेरिकल्स में भी पीएच 14 माइनस करके पीओएच 14 माइनस करके ही एक से दूसरे में बदला जाएगा। तो PKW KW के नेगेटिव लॉग से आई संख्या है जो 14 उस केस में आती। हमने कहा जो लेसर यूज्ड वाला है के डिसोसिएशन वो निकालना है। के डिसोसिएशन ये निकालना है। जाइए पीछे नोट्स में क्या चल रहा था अपने पास। पहले ओसवाल्ड लॉ से के डिसोसिएशन लिखे थे, फिर उसमें 55.5 मर्ज करके उसको KW लिखा था। तो KD मल्टीप्लाई बाय 55.5 इसको KW लिखा गया था। अब KW अगर पता है 55.5 वापस डिवाइड कर दीजिए, KD आ जाएगा। तो K डिसोसिएशन होता 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.5। जब भी ऐसी डिवाइडिंग आएगी दिमाग में वो एक स्टेप मैथ्स याद रखिए, आप ऊपर नीचे एक 100 का टर्म बढ़ाते हैं। ये आई है आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 ऐसा लिख दिया। अब ये जो 100 डिवाइड बाय 55.5 है ये तो है लगभग में 1.8। 100 डिवाइड बाय 55. ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 55.5 ये तो है 1.8, और नीचे वाला जो 100 है वो 10 की पावर में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो क्या बनेगा आंसर 1.8। ये तो इससे आया, और 10⁻⁻16 ऐसा दिखेने को। ये के डिसोसिएशन की वैल्यू। इस चीज को हमने 1.8 लिखा है सॉल्व करके। थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाए KD और KW में ज्यादा कम कौन है। KW ज्यादा है, जो 10 की पावर से सीधे दिख ही रहा है। वैसे भी इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि KW में मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूं तो KD आ रहा है। तो KD शुड बी लेसर देन KW। और वैल्यू आने के बाद भी ये चीज दिख रही है, KW 10⁻⁻14 में था, ये -16 वैल्यू उससे छोटी आ रही है। अल्फा निकलवाना है वाटर का। वाटर का अल्फा निकलवाना है, सबसे आसान।
सबसे आसान तरीका, अगर पानी पे भी ए बी टाइप ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा था, तो जब आपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाया था तो ए प्लस बी माइनस के खानों में सी अल्फा लिखा था। मोनो बेसिक एसिड मोनो एसिडिक बेस के बी निकाले थे, तब भी H प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा, OH माइनस कंसंट्रेशन सी अल्फा लिखा था। तो आपको H प्लस या OH माइनस की वैल्यू दोनों की सी अल्फा है बाय ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये हमें पता है। और ये वैल्यू से ही हमने शुरुआत करी थी कि 25 डिग्री पे ये कितने हैं हमें पता है। तो एट 25 डिग्री 10 पावर -7 और सी अल्फा एक ही बात है। क्या करूं कि अल्फा आ जाए? सी से डिवाइड, सी कौन है? 55.5 वाटर वाली मोलैरिटी। कैसे करना है डिवाइड? वही 100 ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए। तो ये 1.8 10 टू द पावर -9 ये तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, और आप इसमें इंटू 100 करेंगे तो 1.8 10 टू द पावर -7 ये परसेंटेज में आंसर है। इस जगह आके आप न्यूमेरिकली भी प्रूव कर पा रहे हैं कि वाटर को वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलना सही है। आपने वाटर की बजाय किसी जनरल इलेक्ट्रोलाइट को 5% तक नेग्लेक्टिंग अलाउ कर रखा है। इस 1.8 को 2 भी मान लोगे अगर आप, तो 10 पावर -7 नीचे ले जाएं डिवाइड में, तो 10 की पावर 6 हमने पीपीएम के समय 1 मिलियन को बोला था, तो 10 की पावर 7 का मतलब है 1 करोड़। 10 पावर 7 मीन्स 1 करोड़। तो अगर ऊपर 2% पूरा भी बच रहा होता तो भी 5 से कम पे आप उसे नेग्लेक्ट करते, और ये 2% से 1 करोड़ गुना छोटे अल्फा की बात कर रहे हो आप। तो दिस अल्फा इटसेल्फ प्रूव्स कि वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वालों के बता दो आंसर। एवोगैड्रो नंबर वाला यूज। अगर H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 पावर -7 है, तो ये 10 पावर -7 मोलैरिटी है। इतने मोल्स हैं इन 1 लीटर, इतने मोल्स इनटू Na, ये नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस आयंस होते। और यही काम वाटर के लिए करना होता, तो वाटर वाली जो मोलैरिटी है 55.5, वो 55.5 मोलैरिटी को भी इनटू Na करके आप लिख सकते हैं। आयंस इन 1 लीटर, तो आयंस की मोलैरिटी इनटू Na हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, तो वाटर वाली मोलैरिटी 55.5 इनटू Na हो जाएगा। वाटर का 25 डिग्री वाला बिहेवियर तो हम रट के रखते ही हैं। बहुत सारे अलग अलग टेम्परेचर पे तो नहीं याद रखना होता, लेकिन अदर देन 25 ये एक टेम्परेचर वाटर के केस में और है जिसका डेटा आप याद रखते हो, दैट इज एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि 25 डिग्री पे पानी जितना डिसोशिएट हो रहा था, 90 डिग्री आते आते वो उतने से 10 गुना ज्यादा डिसोशिएट होने लगा। कैसे मैं बोल रहा हूं कि 10 गुना ज्यादा?
क्योंकि ये 10⁻⁶, 10⁻⁷ से इंटू 10 टाइम्स ज्यादा ही आ रही है। तो एट 90 डिग्री वी फाउंड H+OH- कंसंट्रेशन 25 वाले रूम टेम्परेचर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आ रही थी। 10⁻⁶ मोलर आपस में अभी भी ये बराबर ही रहेंगी, क्योंकि आप केवल प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। दे मस्ट बी इक्वल एट ऑल टाइम जब तक प्योर वाटर है तो। लेकिन अब KW के समय आप इस नई वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10⁻⁻12 ये नंबर भी बदलता हुआ दिखेगा। PKW भी बोलते तो भी वो 12 पहले से बदल चुका होता, क्योंकि हमने PKW पे ऐसा एरो बना के लिखा है कि वही तय करता है कि आगे रेंज पीएच स्केल की कहां से कहां बननी है। तो जब भी कभी टेम्परेचर बदला तो आपकी आगे की सारी कहानी बदल जाएगी। वो 7 पे न्यूट्रल बोलना, इसीलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, रीजन एसेशन में हमेशा ध्यान से पढ़ना है उसको। न्यूमेरिकल में ये छूट है कि न्यूमेरिकल में कोई टेम्परेचर नहीं दिया, 25 मान लो, उसके हिसाब से सॉल्व करो। जेब से KW 10⁻⁴ आप यूज कर सकते हैं। बट फॉर अ थ्योरी क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा आएगा सॉल्यूशन हैविंग pH 7 इज ऑलवेज न्यूट्रल, तो बोलना है गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं बताया तो 7 की जगह 6.5, 6 वाला भी न्यूट्रल हो सकता था। एट 96 विल बिहेव एज न्यूट्रल। तो आपको टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस एटलीस्ट वाटर वाले आर्टिकल में बार बार दिखेगी। बाकी सब जगह टेम्परेचर बार बार चेंज होने की बात नहीं हो रही होती, यहां पे हो रही होती। पुराने वाले आर्टिकल में चलते हैं, जहां पहली बार लॉग और एंटी लॉग की प्रॉपर्टी सिखाई गई थी। तो आपको एक फेमस डिजाइन इनिशियल और एक फाइनल वाले का पैटर्न समझाया था। शुरू वाली चीज जिसका नेगेटिव लॉग नहीं लिया गया है, उसके डिजाइन को देखना सिखाया गया है। A इंटू 10⁻⁻B उस पैटर्न में कुछ मल्टीप्लाई में दिखे और 10 की पावर में कुछ माइनस में दिखे। उस तरह के डिजाइन का नेगेटिव लॉग लेने के बाद जो आंसर आता है उसको कैसे दिखाया है? B माइनस लॉग A, उस वाले डिजाइन का। अगर आपको B माइनस लॉग A पता है तो इनिशियल गैस कर सकते हैं, इनिशियल वाला पता होता है तो वो वाला गैस कर सकते हैं। यहाँ P वाले का आंसर पता है, उसको बिना P वाले पे पहुंचाना है। तो PKW 13.4, इसकी शक्ल तब तक बदलनी है जब तक ये B माइनस लॉग A नहीं दिखने लगे। कैसे लिखते हैं इसे? 14 माइनस 0.6। अब ये B वाला नंबर तो आ गया और ये B ही 10 की पावर माइनस में 14 दिखता। ये वाली चीज ये 0.3 का दुगना है, यानी कि 2 log 2 है, यानी कि log 4 है। 0.6 0.3 का डबल है, जो कि 2 log 2 या log 4 लिखा जाता। अब जब ये 14 माइनस log 4 ये आपके उस B माइनस log A पैटर्न पे आ गया, तो फिर एंटी लॉग
के बाद जब ये P हट गया होगा तो KW मुझे A इंटू 10⁻⁻B जैसा दिखता, यानी कि जो लॉग में नंबर लिखा है वो तो A की तरह आगे दिखना है, और जो फ्रंट में नंबर दिख रहा है वो 10 की पावर में माइनस में दिखना है। ऐसा अगर आपका KW रहा होगा तो उसका PKW ये नंबर आया होगा। वापस रिवर्स करके देख लो, अगर यहां से हम चालू होते तो नेगेटिव लॉग लिखने का तरीका शॉर्टकट में यही बोला है कि माइनस पावर फ्रंट में ले आओ और बचे हुए का नेगेटिव लॉग लिख दो, तो 14 माइनस लॉग 4 यही लिखे होते और 0.6 कम होके 13.4 आया होता। तो ये तो आ गया पहला पार्ट। अब पीएच एच प्लस कोई जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में निकालें, कोई भी पहले कोई भी बाद में निकाल दो। आप KW से H प्लस या OH माइनस ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में वाटर प्लस कुछ और नहीं बोला ना, तो आप प्योर वाटर में ही डील कर रहे हो, और प्योर वाटर में डील कर रहे हो तो वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा सकते थे। तो हम KW को H प्लस इंटू OH माइनस की जगह H प्लस स्क्वायर बोल सकते हैं। प्योर वाटर में तो ये दोनों बराबर रहे होंगे, इससे बाकी दोनों आंसर आ गए। क्या करना है कि H प्लस आ जाए, जो भी ये KW आया ये H प्लस स्क्वायर के बराबर है, उसकी स्क्वायर रूट लेनी है। ये रहा होगा H प्लस। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वर्बली पूछ रहा हूं, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड द सम ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन विल बी। जब आप एट 90 हो तो H प्लस जितना है OH माइनस भी उतना है, तो ये नंबर है, और वो आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ, तो वो उसको 2 बार लिख के ऐड कर देना है। ठीक है, ये हर टेम्परेचर पे किया जा सकता है। 25, 90 वो है जो आपको रटे रहने चाहिए। एट एनी अदर टेम्परेचर आपको KW क्वेश्चन वाला देगा हर टेम्परेचर पे। इसमें कोई यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते कि सर 25 पे अगर 10 की पावर -14 है और क्वेश्चन में 55 डिग्री लिखा आया था, तो क्यों ना ऐसे कर लें कि 1 होता तो 10 पावर -14 बाय 25, तो 55 होता तो ये सब इंटू 55, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर के साथ उन्हें बदलना है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम के वांट ऑफ इक्वेशन से बदले होंगे, और वांट ऑफ इक्वेशन में लॉग के अंदर K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम 1 आपने लिखा था, यानी टेम्परेचर के साथ K की कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है कि यूनिटरी मेथड टाइप ऐसा लगा दिया। वो और किसी भी टेम्परेचर की बात करेगा तो खुद डेटा देगा, अपने को नहीं लगाना है। ये आ गया दूसरा आंसर, pH 6.7। ये नंबर इसमें पुट होगा 7 माइनस log 2 या 6.7 इस समय pH होता। और अगर इसी क्वेश्चन में जो टेम्परेचर जिसको मैंने T लिखा था, ये सिचुएशन हो, वो सिंबल जिसे कैपिटल T लिखा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, वो 25 वाले रूम टेम्परेचर से कैसा रहा होगा।